6 अगस्त 1945 एक ही लम्हे में हिरोशिमा तहस नहस हो गया। तीन दिन बाद नागासाकी भी। एटम बम ने लाखों जानें ले ली। दोनों शहर राख और मलबे का ढेर बन गए। लेकिन फिर इसी राख और मलबे के ढेर से इस कौम ने दोबारा जन्म लिया। बम हमले के पहले ही दिन मुतासरीन के इलाज और उनकी खुराक का बंदोबस्त किया गया। अगले दिन ट्रांसफार्मर स्टेशन की मुरम्मत का काम शुरू हुआ। 2 दिन बाद महफूज इलाकों में ट्रेनें चलने लगी। चंद हफ्तों में पानी की सप्लाई का भी आगाज हो गया। सिर्फ 3 महीनों में दोनों शहरों की बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। 10 से 12 साल बाद ये दोनों शहर फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। लेकिन कराची, जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, ख्वाबों का नगर हुआ करता था, अब खंडर का मंजर पेश करता है। किसी पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया भाई। सड़कों के हालात आपके सामने हैं। कराची को तो इस तरह से तबाह कर दिया गया है कि बिल्कुल उधड़ा पड़ा हुआ है, बल्कि इसको मोहनजोदड़ो बना दिया गया है। इस शहर के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। वाटर बोर्ड में ताले लगे हुए हैं। जब देखो जब पानी नहीं आता, मीठा बोरिंग का पानी से गुजारा है भाई। सड़कों की हालत मोहनजोदड़ो का मंजर पेश कर रही है। खुदाई कर दिया, 8 दिन तक तो खड्डा नहीं बंद होता यहाँ पर। पिछले 2 महीने से खोदी हुई है, अभी तक बंद नहीं हुई है। कुछ मिला ही नहीं है, रोड ही नहीं बन पा रहे हैं, और क्या मिलेगा किसी को। ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के बजाय शहरियों पर ई चालान थोप दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। इसकी जगह शहर भर में चिंची रक्षे दौड़ते फिरते नजर आते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स को तो कराची वालों ने अपना मुकद्दर समझ लिया है। स्नैचिंग तो हर जगह पे ही है। इंसान खुलेआम घूम नहीं सकता, खुलेआम बैठ नहीं सकता, खुलेआम खा नहीं सकता। जगह जगह पड़े कचरे के ढेर बदबू और बीमारियां फैला रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो है ये सफाई का है। गटर लाइन है वो जगह जगह उबल रही है, रोड खराब है। कराची पहले रोशनियों का शहर हुआ करता था, अब कचरे का शहर के नाम से मशहूर है। तजावुजात की भरमार है। ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप आंखें खोलकर कराची का हाल देखें तो आपको यहाँ तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप आंखें बंद कर लें और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की सुने तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान का सबसे जदीद, तरक्की याफ्ता और खुशहाल अगर कोई शहर है तो वो कराची ही है। जिस तरीके से कराची की तरक्की पे काम हो रहा है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कराची के पानी की स्कीमों पे काम हो रहा है, कराची के जो रोड रास्ते हैं, सफाई पे काम हो रहा है, वो कहीं और नहीं हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक शहर कहा जाए जो पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात हों और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शहर होगा, वो कराची का नाम आएगा। सिंध हुकूमत जब इक़्तिदार में होती है तो वो आवाम के लिए काम करती है, और अगर ये तारीखी मंसूबे हटा दें, सिंध हुकूमत का दौर हटा दें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ खंडरात नजर आएंगे। कराची 3.5 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का 5वां बड़ा शहर कहलाता है, और ये दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जो बैक वक्त मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन स्टेटस रखते हैं। मेट्रोपॉलिटन यूं कि ये मुल्क का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद शहर है, मुल्क का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। और कॉस्मोपॉलिटन इस लिहाज से कि यहाँ मुख्तलिफ कौम के, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा कल्चरल मिक्सअप भी है। इसके बावजूद ये शहर टूटा हुआ, थका हुआ और बिखरा हुआ है। कराची की आबादी इस वक्त तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ के दरमियान तो होगी, ठीक है। उसमें एक बड़ा रेशो जो है वो बाहर से आए हुए लोगों का है, जो लोग यहाँ आते हैं कमाने की नीयत से आते हैं, लेकिन उनको कराची को ओन भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से कराची वाले यहाँ पे रह के उनकी चीज़ों को ओन करते हैं ना, ख्याल रखते हैं चीज़ों का, या मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ऐसी आवाज़ जो है वो बाहर से आए हुए लोगों को भी उठानी चाहिए, और उसी तरीके से एफर्ट्स भी करनी चाहिए कराची वालों के साथ मिलके। ऐसा नहीं कि कराची शुरू से ऐसा था, जी नहीं। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तब कराची एक जदीद और तरक्की याफ्ता शहर था। अंग्रेज जाते जाते इसे मिनी लंदन बना गए थे। यहाँ कराची पोर्ट ट्रस्ट जैसा इदारा भी था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी। NAD, DJ, सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक्स जैसे आला मेयार के तालीमी इदारे भी थे। सिविल और दूसरे सेहत के मराकज़ भी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन शहर को बिजली फराहम कर रही थी और KMC भी काम कर रही थी। यहाँ सिंध हाई कोर्ट और सिंध असम्बली बिल्डिंग भी मौजूद थी। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों तक, चिड़ियाघर से लेकर छोटे बड़े पार्कों तक सब कुछ पहले से मौजूद था। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन भी
और साफ सुथरी सड़कें भी। ये सब कुछ क़याम पाकिस्तान के वक्त पहले से मौजूद था। तो फिर इसे किसकी नजर लग गई? ऐसा क्या हुआ कि ये शहर मजीद तरक्की करने और आगे बढ़ने के बजाय तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया? दरअसल कराची की बर्बादी की कहानी 80 की दहाई से शुरू हुई। 1947 में इस शहर की आबादी 3 से 4 लाख थी। तकसीम के बाद आधा शहर खाली हो गया। हिंदुओं और सिखों के साथ बहुत से पारसी, ईसाई, यहूदी, जैन और बुद्ध मत के पैरोकार हिंदुस्तान चले गए और उनकी जगह वहां से आने वाले महाजरों ने ले ली। इस शहर में बड़े बड़े सनती और तिजारती मराकज़ की वजह से रोजगार के मौके बहुत थे और ये शहर मुल्क का दारुल हुकूमत भी था। तो यूं महाजरों के बाद रोजगार की तलाश में मुल्क भर से लोगों ने यहाँ का रुख किया। उससे हुआ ये कि शहर की आबादी तेजी से बढ़ी। जब आबादी बढ़ी तो इस शहर पर इसी आबादी का दबाव भी बढ़ने लगा। वसाइल कम नहीं थे, मगर उन वसाइल को इस्तेमाल करने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। फिर भी कराची ने बाहें फैलाकर सबका इस्तकबाल किया। उन्हें घर, रोजगार, तालीम, इलाज समेत जिंदगी की हर सहूलत फराहम की। लेकिन फिर 1968 में कराची के जवाल की पहली ईंट रख दी गई। इस साल मुल्क का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। जब कराची से कैपिटल का एजाज छिन गया तो उसके बाद किसी ने कराची को पलट कर नहीं देखा। कराची हर गुजरते दिन के साथ मसाइल और मुश्किलात की दलदल में धंसता चला गया, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। वो शहर जिसे अंग्रेज फलता फूलता छोड़कर गए थे मुरझाने लगा, लेकिन उसके बावजूद कराची रुका नहीं। वो तब भी रोशनियों का शहर और उरूसुल बिलाद कहलाता था। फिर 1980 की दहाई के बाद अगले 30-35 साल तक ये शहर तशद्दुद, हंगामा आराई, मार धाड़, खौफ, सियासी बेचैनी और दहशतगर्दी की लपेट में रहा। उसके बाद यहाँ सियासी खींचातानी शुरू हो गई। इस सब का नतीजा ये निकला कि ये मेगा सिटी खंडर बन गया, कचरे का ढेर बन गया। वो सड़कें जो कभी रोजाना पानी से धुलती थीं, आज टूट फूट का शिकार है। वो शहर जहाँ सर्कुलर रेलवे और डबल डेकर बसें चलती थी, वहाँ अब चिंची रक्शे दौड़ते नजर आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने के बराबर है। न सरकारी स्कूलों में तालीम है और न सरकारी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सहूलियात। कराची में एमक्यूएम ने तवील अरसे तक तनहा हुकूमत की। इस दौरान एमक्यूएम ने शहर को चंद सड़कें, चंद फ्लाईओवर्स और चंद अंडरपास तो दिए, मगर वो अमन अमान न दे सकी। एमक्यूएम के दौर में इस शहर ने ना सनती तरक्की की, ना ही तालीमी या तिब्बी मैदान में कोई कारनामा अंजाम दिया। आजकल इस शहर पर हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की है। मेयर मुर्तजा वहाब भी बड़े बड़े दावे करते फिरते हैं। हमारी नीयत हमारे मंशूर के मुताबिक है, और मंशूर क्या है? कराची को पीपल्स पार्टी के तीर के जरिए आगे लेकर जाना। सिंध को पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है और कुछ गलत भी नहीं है। यहाँ पिछले 18 साल से इस जमात की हुकूमत है। इससे पहले भी यहाँ 1972 से 1977 तक पीपी की हुकूमत थी, यानी 5 साल। 1988 से 1990 तक फिर यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तकरीबन 2 साल। 1996 से 99 तक फिर पीपल्स पार्टी ने 3 साल हुकूमत की, और अब 2008 से अब तक यानी 2026 तक पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत चली आ रही है। कुल मिलाकर पीपल्स पार्टी सिंध पर 28 साल हुकूमत कर चुकी है और ये सिलसिला अभी जारी है। मगर इसके बावजूद कराची का हाल सबके सामने है। पीपल्स पार्टी काफ़ी टाइम से यहाँ पे गवर्नमेंट में है, तकरीबन 17-18 साल हो गए। तो इतने टाइम में जो परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई। वही पुराना दौर वापस आ रहा है कि ना पानी, ना गैस, ना लाइट, कोई चीज़ जो है अवेलेबल नहीं है। जब कराची को लाहौर से कंपेयर करें और वहाँ की तरक्की की बात करें तो मेयर साहब कुछ और ही फरमाने लगते हैं। जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लाहौर शहर में हुई है वो कराची में हुई होती तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। जब वफाकी हुकूमत अपना ख़जाना आपके लिए खोल देगी, उसको कोई और शहर नज़र नहीं आएगा, एक ही शहर नज़र आएगा, तो यही होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहर जो 90% सफाई हस्ती से मिट गए थे, महज 10-15 साल में दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो कराची जो पिछले 40-45 साल से तबाहाली का शिकार है, वो अभी तक क्यों लड़खड़ा रहा है? पीपल्स पार्टी क्यों पिछले 18 साल से कराची की बिगड़ी तकदीर नहीं संवार सकी? मेयर उनका है, वजीर आला उनका है, मुल्क का सदर उनका है, और क्या चाहिए? कौन सा इख्तियार चाहिए जिसके तहत वो कराची को तरक्की दें? मुर्तजा वहाब साहब दावा करते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम होता हुआ दिख नहीं रहा। बाज़ हलकों के मुताबिक कराची की आबादी 3.5 करोड़ तक जा पहुंची है, मगर 2023 की मरदमशुमारी में यहाँ की आबादी महज 2 करोड़ दिखाई गई। किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। अगर किसी ने एहतजाज भी किया तो महज अपनी सियासत चमकाने के लिए। बस हर बंदा आता है, अपनी सियासत चमकाता और चला जाता है। अब जाहिर है कराची की आबादी कागजात में कम होगी तो उसी हिसाब से उसे फंड्स भी मिलेंगे। कराची मुल्क भर का
65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे ज्यादा टैक्स भी इसी शहर से इकट्ठा होता है। लालू खेत 94 अरब रुपए, लालू खेत से जो टैक्स जमा होता है वो लाहौर शहर के मजमूई टैक्स से ज्यादा है। 94 अरब रुपए सिर्फ सदर कराची से 7.25 अरब रुपए होता है। लेकिन अफसोस कि कराची पर उसकी कमाई के हिसाब से खर्च नहीं होता। और तो और जो मामूली सा बजट इसके लिए अलॉट होता है वो भी इस पर नहीं लगता। कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। सूबे सिंध को 15 सालों में 22,500 अरब मिले हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन से। अगर कराची का 60% के बजाय 50% ही समझ लिया जाए शेयर फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसका मतलब 11,000 अरब तो कराची के थे। फिर जो 100-200 अरब डायरेक्टली कराची पे टैक्स लगा के लेती है सिंध हुकूमत, तो इसमें 13-14 हज़ार अरब कराची के थे। वो कहाँ लग गए? सवाल तो वाकई बनता है कि ये सब पैसे गए कहाँ, क्योंकि इतनी बड़ी रकम से तो कराची समेत पूरे सिंध की तकदीर बदल सकती है। ज्यादा नहीं तो ये सूबा कम से कम पंजाब जितनी तरक्की तो कर सकता है, कराची भी लाहौर के बराबर आ सकता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 15 बरसों में 10,000 अरब से ज़ायद रकम खर्च होने के बावजूद सूबा सिंध में शोबा सेहत और सूबा हाईवेज में मामूली बेहतरी के अलावा कोई खातिर-ख्वाह तरक्की और तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब पंजाब से भी सिंध हुकूमत को ताने दिए जा रहे हैं। रोड तो माशाल्लाह मुल्तान के दुबई की तरह है। आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदाबख्श ले चलें। मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। कराची मुल्क का खजाना भरता है मगर उसका अपना दामन खाली है। साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल तो यहाँ तक कहते हैं कि मुल्क को माशी बदहाली से IMF नहीं बल्कि सिर्फ कराची निकाल सकता है। IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी खुद लेकर आई थी। वो बड़े फखर से उसका क्रेडिट भी लेती है, मगर वो कराची में पानी जैसे बुनियादी मसाइल को हल नहीं कर पाई। मुर्तज़ा वहाब साहब जब से वाटर बोर्ड की सदारत उन्होंने संभाली है या उनके अंडर में है, तो तब से पानी के मसाइल भी बढ़ गए। शहर की रोजाना की पानी की तलब 1200 मिलियन गैलन है, मगर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन सिर्फ 550 से 650 मिलियन गैलन फराम करता है। इसमें से भी 35% पानी लीकेज और चोरी में ज़ाया हो जाता है। टैंकर माफिया 272 मिलियन गैलन से ज़ायद पानी चोरी कर लेता है। 41% शहरियों को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। K4 मंसूबे का कराची के शहरी पिछले 20 साल से इंतजार कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए शहर को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलने की उम्मीद दिलाई गई थी। अब K4 प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 2027 की नई तारीख आई है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इस पर तो अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। अगर बहुत तेजी से काम शुरू भी किया जाए तो इसका 2030 से पहले मुकम्मल होना मुमकिन ही नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की हालत ये है कि शायद ही यहाँ कोई शहरी ऐसा हो जिसके साथ या उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ ये वारदात ना हुई हो। पूरे पुल को जो है वो लूट रहे हैं, कलाशन के साथ है 10-12 बंदे। ये कुरंगी वाला मेन पुल है, डाकू भी सरगर्म है। शहर में स्ट्रीट क्राइम का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कराची में साल 2025 के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 64,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। 46,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनी गई। 17,000 लोगों से मोबाइल फोन्स लूटे गए। मज़ाहमत पर 70 अफराद जिंदगी से महरूम कर दिए गए। सड़कों पर बेहंगम गाड़ियां दौड़ती देखें तो लगता है कराची में ट्रैफिक पुलिस का सिरे से वजूद ही नहीं। जराइम की वारदातें देखें तो महसूस होता है जैसे पुलिस का कोई महकमा यहाँ काम ही नहीं करता। आए दिन बेलगाम टैंकर और डंपर मोटरसाइकिल सवारों को कुचल देते हैं, मगर आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई होते नहीं देखी गई। 2025 में ट्रैफिक हादसात में 800 से ज्यादा लोगों की जान गई। जख्मियों की तादाद हजारों में है। कराची में रोजाना 15 से 17,000 टन कचरा पैदा होता है, जो मुंबई, नई दिल्ली और ढाका से भी ज्यादा है। इसमें से सिर्फ 50 से 60% ही जमा करके ठिकाने लगाया जाता है। बाकी सड़कों, खाली प्लॉटों और नदी नालों में फेंक दिया जाता है। नदी नालों में फेंका जाने वाला यही कचरा बारिश के दिनों में सैलाब का सबब बनता है। बिजली का निज़ाम इतना खराब है कि बारिशों के दौरान करंट लगने से सबसे ज्यादा हलाकतें इसी शहर में होती हैं। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही सबसे ज्यादा बिजली गायब इसी शहर में होती है। बारिश के बाद जो शहर की हालत होती है वो देखने वाली होती है। नकासी आपका निज़ाम ऐसा है कि जरा सी तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों पर दरिया बहने लगते हैं। आए दिन खुले गटरों में बच्चों के गिरने की खबरें आती हैं, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर इस पर बात भी करे तो इसे सियासत करार दे दिया जाता है। इतना बड़ा शहर है और यहाँ आग बुझाने के मुनासिब इंतजामात नहीं।
गुल प्लाजा का वाकया सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था, लेकिन शायद आज भी सबकी आंखें बंद हैं। पब्लिक पार्क जिस तरह उजड़े हुए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें बनाकर छोड़ दिया गया। मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। टूटे फूटे झूले और कचरे के ढेर देखकर फैमिलियों ने तो उन पार्कों का रुख करना ही छोड़ दिया है। हर जगह माफियाज का राज है। सब अपनी मर्जी से जब चाहे चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो हैं, मगर उसका अमला कहाँ है, क्या करता है, कोई नहीं जानता। कराची की सूरत हाल की जिम्मेदारी सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डालना भी गलत होगा। MQM पर भी इसकी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि इसने भी शहर पर बहुत राज किया। वफाक और सिंध हुकूमत से इत्तेहाद भी था। वो चाहती तो शहर का नक्शा बदल सकती थी। हम ये नहीं कहते कि MQM ने कराची में कोई काम नहीं करवाया। MQM के दौर में कराची में कुछ तरक्की देखने में आई, मगर लोग कहते हैं कि ये तरक्की सिर्फ उन्हीं इलाकों में हुई जहां उसका वोट बैंक था। और फिर अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल की वजह से MQM के दौर में शहर का बड़ा कारोबार या तो बैरून मुल्क चला गया या फिर पंजाब मुंतकिल हो गया। ये भी कराची की बर्बादी की बड़ी वजह बना। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब तो सारा इल्ज़ाम MQM के खाते में डालते हैं। अगर MQM कराची के मामलात में इंटरेस्टेड होती तो शायद कराची का ये हाल नहीं हुआ होता। मतलब वो अपने आप को बरी ज़िम्मा, ये हमने अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है 70s के अंदर कराची शहर के अंदर घर की दीवारें जो है ना, वो 2-2 फीट की होती थी। वो सिक्योरिटी के लिए नहीं होती थी, वो सिर्फ बाइफर्केशन की थी कि ये घर यहाँ ख़त्म हो गया, वहाँ घर दूसरा शुरू हो गया। लोगों के घरों की गेट खुले रहते थे। पहिया जाम, हड़ताल, बोरी बंद लाशें नहीं थी। ये सारा 80s के अंदर इस शहर के अंदर स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों ने शहर का नुकसान पहुँचाया। लेकिन क्या अकेली MQM जिम्मेदार है? इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। 2018 में वफाक में PTI की हुकूमत आई तो उसने भी कभी इस शहर पर तवज्जो नहीं दी। उस वक्त के वजीर आजम साहब तो कराची आने तक की जहमत नहीं करते थे। अगर कभी आए भी तो महज चंद घंटों के लिए। लगता था कि कराची के मसाइल से उनका कोई लेना देना नहीं। कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया गया था, मगर वो ऐलान ही रहा। इन पार्टियों के साथ साथ जमात इस्लामी की जिम्मेदारी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कराची के कुल 25 टाउन में से 12 अगर पीपल्स पार्टी के पास हैं तो 9 जमात इस्लामी के पास है, बाकी 4 PTI के पास है। तो सवाल जमात इस्लामी से भी होना चाहिए कि वो अपने उन 9 टाउन्स में कौन से तरक्की के काम करवा रही है। बहरहाल कराची की बर्बादी की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर इसलिए ज़्यादा आती है कि वफाक में, सिंध में, शहर में हर जगह उसकी हुकूमत है। 18वीं तरमीम भी उसी ने मुतारिफ करवाई थी। इस तरमीम के बाद शहरी मसाइल जैसे कि पानी, सफाई, बल्दियात वगैरह की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आ गई। तो फिर ये जिम्मेदारी लेने के बाद पीपल्स पार्टी ने क्या किया? कराची दरअसल एक कमाऊ पूत है और सबकी नज़रें उसकी कमाई पर है। सब उसे नोट उगाने वाला दरख्त समझते हैं और सबकी दिलचस्पी नोट तोड़ने पर है। उसकी आबियारी करने, उसकी देखभाल करने में किसी को दिलचस्पी नहीं। कराची पूरा मुल्क चलाता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा रोज़गार के मौके यहाँ हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस कमाऊ पूत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता, उसकी देखभाल अच्छी तरह से की जाती, मगर अफसोस इसे लावारिस बनाकर छोड़ दिया गया। इसीलिए आज यहाँ बच्चे बच्चे की ज़बान पर है कि कराची सबका है, मगर कराची का कोई नहीं। सोचना होगा कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल है। ये सवाल तो है कि कराची इतना तबाहाल क्यों है, मगर असल सवाल ये है कि आखिर कब तक ये शहर अपने हुकूक से महरूम रहेगा।